हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है JAIB MCQ बैच में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी MCQ क्लास के साथ। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा मॉड्यूल डी MCQs हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों तो क्लास 4 के MCQ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए जहां पे हम लोग अपनी क्लास को कवर करेंगे, पेपर PPB पेपर 2। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं JAIB CAIB बाय अरविंद सर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या QR कोड स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हमारा है, हाउ डज IT हेल्प फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रीचिंग ज्योग्राफिकली डिस्टेंट एंड डाइवर्सिफाइड मार्केट। तो अगर हम बात करें तो कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मदद करता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपनी रीच ज्योग्राफिकली ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकें और डाइवर्सिफाइड मार्केट को कवर कर सकें। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। पहला, बाय इंप्रूविंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके, बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल टेक्निक्स फॉर रिस्क कंट्रोल के लिए रिलायबल टेक्निक्स प्रोवाइड करके, बाय इनेबलिंग सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक, और चौथा ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो अब आपको आंसर लगाना है कि विच वन इज आर करेक्ट, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों तो इंफॉर्मेशन आज जितने भी हमारे बैंक्स, अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं हमारे, जितने भी हमारे बैंक्स हैं जो भी हमें बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी बैंक्स है ना, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी बैंक्स जो भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों, चाहे उसमें इंप्रूव करने की बात आ जाए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे बात आ जाए रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म की, चाहे बात आ जाए दोस्तों सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग आपका IT के बिना अधूरा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग में क्या रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर has been witness unprecedented changes and improvement with increasing use of information technology। तो जितना भी अगर आप देख रहे हैं तो ये गवाह है हमारा बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर कि वहां पे अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस, अभूतपूर्व चेंजेस और इंप्रूवमेंट आए हैं, किसकी मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से। ठीक, सो इनफैक्ट IT ड्राइव फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। आज अगर हम बात करें तो जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो कौन ड्राइव कर रहा है, IT। नाउ इट इज नो मोर अ मैटर टू चॉइस। अब ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, इट इज अ कंपल्सन फॉर द बैंक। अब बैंकों के लिए कंपलसरी है कि भैया आप बिना IT के सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ग्रोथ हो, सक्सेस हो, आप ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल रीजन को कवर करना चाहते हैं, आप नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने रिस्क को कंट्रोल और मैनेज करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, What has the RBI put in place to foster responsible innovation in financial service? RBI ने फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जो कि फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन है, उसके लिए क्या काम किया है। पहला ऑप्शन है इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रेगुलेशंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर फिनटेक कंपनीज, और नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है, तो फटाफट चूज करिए। व्हाट हैज द RBI पुट इन प्लेस टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विस। तो देखो, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए फॉस्टर रिलायबल, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए RBI ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज द करेक्ट आंसर। तो आपका यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक ऑन एंड डिजिटल बैंकिंग, तो फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के लिए जो RBI ने वर्किंग ग्रुप बनाया था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे RBI पुट इन प्लेस इनेबलिंग
फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोट इफिशिएंसी एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है दोस्तों, व्हाट रिस्क आर क्रिटिकल इन ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस की तो कौन से रिस्क क्रिटिकल हैं? रिस्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, रिस्क रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अब आपको आंसर देना है कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रिस्क आर क्रिटिकल। तो कौन कौन से रिस्क क्रिटिकल हैं? रिस्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, रिस्क रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा ये आपको टिक लगाना है। तो आपको यहां पे किसकी बात करनी है? रिस्क रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिस्क रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की जब हम बात करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म मींस risk related to data security and privacy are much more critical. So as technology based activities are outsourced to fintech companies to a greater extent, so bank need to have a strict internal control system to ensure that fintech companies adhere to establish internal procedures and compliance of the bank. इनका कहना है कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन में सबसे या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजेक्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपकी भंग हो सकती है। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज या आउटसोर्स अगर आप कोई सर्विस फिनटेक कंपनीज को करते हैं ग्रेटर एक्सटेंट पे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यही सुनिश्चित करेगा कि जो फिनटेक कंपनीज हैं वो इंटरनल प्रोसीजर्स और कॉम्प्लायंसेस ऑफ द बैंक को फॉलो कर रही है या नहीं। ठीक है, नाउ फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ स्टाफ एंड पर्सनल ऑफ बैंक एंड फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइडर टू इंश्योर कंप्लायंस एंड प्राइवेसी ऑफ बैंकिंग डेटा। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द स्टाफ, है ना, स्टाफ के लिए क्या जरूरी है, या बैंक के पर्सनल के लिए क्या जरूरी है, या फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या जरूरी है कि वो सुनिश्चित करें कंप्लायंस और प्राइवेसी ऑफ बैंकिंग। तो यहां पे इनके लिए जरूरी है कि ये एप्रोप्रिएट इंटीग्रिटी के साथ काम करें, अवेयरनेस के साथ काम करें और कैपेबिलिटीज के साथ काम करें। क्यों? इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठता की बात करती है, अवेयरनेस आपको सचेत रखने में मदद करती है और कैपेबिलिटीज यू आर एबल टू मतलब कम्पिटिट और फाइट विद द रिस्क। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका ए हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल सही आंसर। बैंक नीड टू इंश्योर दैट स्टाफ and personnel of the bank and fintech service provider have appropriate level of integrity, awareness and capability, और ये तीनों चीज सुनिश्चित करेंगी टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड प्राइवेसी ऑफ बैंकिंग डेटा। तो प्राइवेसी रूल में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक और ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, मतलब हमारे देश का कुछ अलग होगा प्राइवेसी रूल, दूसरे देश का कोई दूसरा अलग हो, तो उसी बात के लिए कहा गया है। Each bank need to develop a strong internal awareness process and capabilities to ensure data privacy. हर एक बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा या इसके लिए डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए टीचर्स डे सेल लाइव हो चुकी है और यहां पर आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। सो आप 4 से 7 तारीख तक हमारे इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और आज हम 5 तारीख में पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर के तहत आप फायदा उठा सकते हैं। हमारा JAIB MCQ बैच जो कि नवंबर 2025 के लिए लॉन्च हुआ है, आप जिसके साथ JAIB फाउंडेशन बैच आपको फ्री मिलेगा। आप लीस्ट प्राइस अब 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। JAIB फाउंडेशन बैच 2.0 आपके लिए 1799 रुपए में उपलब्ध है। अगर आप कंसेप्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके थ्रू जा सकते हैं, और कंसेप्ट प्लस MCQ कवर करना चाहते हैं तो आप इस बैच के थ्रू जा सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर लिमिटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। What did the RBI provide to all commercial bank to ensure information security, electronic banking, technology risk management and cyber fraud prevention? तो RBI बैंकों को क्या प्रोवाइड करता है जिससे कि वहां पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी, रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट और साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गाइडलाइंस। क्या होगा सही आंसर? गाइडलाइंस इज द करेक्ट आंसर। गाइडलाइंस इज द करेक्ट आंसर।
व्हाट शुड बैंक डू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ मीडिया इन ट्रांजिट और व्हेन शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज। तो अगर कोई भी बैंक जो हमारी स्टोरेज या जो मीडिया स्टोरेज है उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्रावधान है जब उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करता है या किसी थर्ड पार्टी को सौंपता है। तो पहला क्या है, हैव सिक्योर स्टोरेज एंड एप्रोप्रिएट डिस्पोजल प्रोसीजर, इनक्रिप्ट कस्टमर अकाउंट एंड ट्रांजेक्शंस डेटा, यूज टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स टू प्रिवेंट फ्रॉड और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब देखो आपके लिए आंसर क्या होना चाहिए, आपके लिए आंसर होना चाहिए कि आप अपने स्टोरेज को सिक्योर रखें और प्रॉपर डिस्पोजल करें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, देयर शुड बी सिक्योर स्टोरेज ऑफ मीडिया, है ना, आपको सुनिश्चित करना है कि आपका मीडिया जो भी जिसमें स्टोरेज आपने डेटा किया सिक्योर रहे। कंट्रोल कुड इंक्लूड फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, आपको फिजिकल कंट्रोल आपको अपनी तरफ से कंट्रोल तो करना ही है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल से ही बचाना, जैसे फायर फ्लड ये सब आ जाता है। जैसे अगर आज आजकल देख रहे हो तो फ्लड पूरी चारों तरफ है तो बैंक थोड़ी छोड़ देगा फ्लड, वो तो वहां भी जाएगा, तो वहां से आपको सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। लिमिटेड एक्सेस बाय मींस लाइक फिजिकल लॉक, आपको लिमिटेड एक्सेस ही रहे जिसके लिए आप फिजिकल लॉक, कीपैड पासवर्ड, बायोमेट्रिक, लेबलिंग एंड लॉज एक्सेस कर सकते हैं। बैंक नीड एप्रोप्रिएट डिस्पोजल प्रोसीजर फॉर बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर बेस्ड मीडिया। Banks should maintain security of media while in transit or when shared with third party। ठीक है दोस्तों, What is required for fair accounting practice? अब फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए किस चीज की आवश्यकता या क्या जरूरी है, तो जब हम फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, मिनिमम डिस्क्लोजर इन नोट टू अकाउंट इंक्लूडिंग कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मिनिमम डिस्क्लोजर रखा जाएगा नोट टू अकाउंट का या फिर मैक्सिमम डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट इंक्लूडिंग क्या लिखा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड समरी ऑफ इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। नो डिस्क्लोजर इन द नोट टू अकाउंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड समरी ऑफ इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिस्क्लोजर इन द नोट टू अकाउंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट नॉट अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अब देखो यहां पे जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्या होगा, ए, मिनिमम डिस्क्लोजर इन नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में मिनिमम डिस्क्लोजर होना चाहिए। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कम बताओ, हाँ, आरबीआई की जो लिस्ट है कम से कम उतने बताओ, उससे ज्यादा बताओ तो वेल डन है, बट उतना मिनिमम डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, यानी बैंक जब अपने साथ जुड़ी पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वहां पे फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस के तहत सबसे पहला जो पॉइंट आता है मिनिमम डिस्क्लोजर नोट टू अकाउंट आता है। ठीक है दोस्तों, डन है। सो एट अ मिनिमम द आइटम लिस्टेड इन आरबीआई गाइडलाइन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट टू अकाउंट। Bank may also more comprehensive disclosure than the minimum required if they become significant and aid in the understanding of the financial position and performance of the bank. Bank shall disclose comparative financial information of the previous period and also for narrative and descriptive information। ठीक है, तो बैंक may make more comprehensive disclosure than minimum required if they become significant। तो अगर बैंक को लगता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट आरबीआई का उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कंप्रिहेंसिव डिस्क्लोजर कर सकते हैं तो करना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो बेसिल में भी जो थर्ड पिलर है ना, मार्केट डिसिप्लिन, वो भी डिस्क्लोजर के ही रिगार्डिंग है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है वो डिसीजन ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यूज्ड फॉर इन बैंक। बैंक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्यों फॉलो किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमारी रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप है और उनके जो ट्रांजेक्शंस हैं उसकी जानकारी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 से प्रोवाइड की जाती है। अब देखो, बैंक्स में अभी भी जब हम बैंक्स की बात करेंगे तो बैंक्स में अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, ठीक, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा, ICAI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, या इसे आप MCA भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
ये वो प्रैक्टिस कोड है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको मैच कराते हैं, और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड है। ठीक, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, दिस स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इन रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस बिटवीन इन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच एरियाज ऑफ बिजनेस आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इन एथिक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। एथिक्स की अगर हम बात करें तो कौन से एरियाज हैं जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं या सिग्निफिकेंट हैं। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, ये आपके सिग्निफिकेंट एरियाज हैं बिजनेस के, है ना, इंपॉर्टेंट हैं जो कि एथिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट शुड एथिकल डिसीजन मेकिंग बी, आपके जो एथिकल डिसीजन है वो कैसे होने चाहिए। सुपरफिशियल और स्पोरेडिक होने चाहिए, लिमिटेड टू अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ ही लोगों तक प्रभावित करें ऐसे होने चाहिए, थॉरो एंड सिस्टमेटिक होने चाहिए, बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस होने चाहिए। तो इसके लिए तो आपको थॉट बेस्ड आंसर लगाना है, थॉरो और सिस्टमेटिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, थॉरो और सिस्टमेटिक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न की अगर हम बात करें, तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू कम्युनिकेट देयर कोर वैल्यूज टू द एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी के लिए जरूरी क्यों है कि जो कंपनी की कोर वैल्यूज हैं वो एम्प्लॉय के पास तक जाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोर वैल्यूज होती क्या है। कोर वैल्यूज किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन और कंपनी, किसी भी पर्सन और कंपनी के लिए फंडामेंटल बिलीफ होता है। क्या होता है, फंडामेंटल बिलीफ होता है। क्या होता है, बिलीफ। ठीक, और ये बिलीफ ही इस व्यक्ति को डिक्टेट करता है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो कोर वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए। टू कीप द एम्प्लॉइज इन्फॉर्म अबाउट मार्केट ट्रेंड, to ensure employees comply with regulatory requirement and to inform employee about the company's mission and values। मिशन का मतलब होता है गोल, किसी कंपनी का गोल क्या है या कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है या उसकी वैल्यूज क्या है, उनको अगर आप कंपनी चाहती कि हमारे एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंग काम करें, तो इसके लिए कंपनी को अपनी कोर वैल्यूज किसके पास तक पहुंचानी होगी, एम्प्लॉइज के पास तक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्या है, कोर वैल्यूज आर फंडामेंटल बिलीफ ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था का जो क्या होता है, फंडामेंटल बिलीफ होता है, वही कोर वैल्यूज कहलाती हैं। सो दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो डिक्टेट करते हैं बिहेवियर को। कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो भी सही गलत के बीच की बात है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे कोर वैल्यूज। सो core values also help companies to determine if they are on the right path, क्या कंपनी अपने सही पाथ पे चल रही है, and fulfill their objectives by creating an unwavering guide। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और यहां पर हमारा मॉड्यूल डी का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को मॉड्यूल डी की 4 क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हैं, तो आप लोग मॉड्यूल डी की 5 यूनिट हैं उनको एक बार थॉरो पढ़ लीजिए, और इसके बाद इनके न्यूमेरिक, इनकी जो क्लासेस हैं एमसीक्यूज को कवर कर लीजिए, आपका मॉड्यूल डी कवर हो जाएगा एक बार। बट कंसेप्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी दोस्त शिकायत कर रहे थे कि ऑफर खत्म हो गया, हम जब तक डिसाइड करते तब तक ऑफर खत्म हो गया, तो उनके लिए फिर से बेनिफिट आ गया है। आपके लिए टीचर्स डे सेल ऑफर लाइव हो चुका है, और आप इस टीचर डे सेल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यहां पे फिर आपको अप टू 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। 4 से 7 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है, फटाफट इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। और इस ऑफर के तहत JAIB महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 6 मंथ का 2599 में, 12 मंथ का 3799 में, और 24 मंथ का 5799 रुपए में। महापैक में आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं, और उनके मल्टीपल बैचेस यानी फाउंडेशन, MCQ, कैप्सूल, सभी बैचेस आपको यहां पढ़ने को मिलते हैं। 200+ क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा,
2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट और ई बुक्स भी मिल जाएंगी। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जेआईबी की जो जरूरी है वो आपको महापैक के थ्रू मिल जाती है। हमारा जेएआईबी सीएआईबी कॉम्बो 1 ईयर महापैक, यानी यदि आप जेएआईबी और सीएआईबी दोनों की प्रिपरेशन को टारगेट करते हैं कि भैया 6 महीने में हम जेआईबी निकाल देंगे, 6 महीने में हम सीआईबी निकाल देंगे, तो आप कॉम्बो की तैयारी 5299 रुपए में 1 साल का कोर्स लेके कर सकते हैं। पेपर अलग अलग देना पड़ेगा, जेआईबी क्वालिफाई होने के बाद ही सीआईबी दे पाएंगे, बट प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ 1799 में आपको हमारा ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच उपलब्ध है और आप नवंबर 2025 के लिए फाउंडेशन बैच 1799 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो गया है और इस एमसीक्यू बैच में आप जुड़ सकते हैं और लिस्ट प्राइस में 1999 में, जहां पे आपके चारों पेपर कवर हो जाएंगे और यहां पे आपका देखिए फाउंडेशन बैच फ्री मिल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जेएआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच 1799 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 599 में आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। पीपीबी की अगर हम बात करें दोस्तों या एएफएम की बात करें तो आपके लिए दोनों इंडिविजुअल कोर्सेस अलग अलग 599 में उपलब्ध है। यानी यदि आप इंडिविजुअल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आरबीडब्ल्यूएम का भी बैच अवेलेबल है, आईईआईएफएस का बैच भी अवेलेबल है। और अगर आप बैंक एग्जाम एलबीओ के लिए वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो ये कोर्स भी आपको हमारे स्टोर से मिल जाएगा। बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं और ये चारों किताबें आपको लिस्ट प्राइस 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगी। इन किताब की खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा और यदि आप 60 प्लस टारगेट करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक जैसे हम आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं वैसे ही आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करते चले जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल सी। थैंक यू ऑल।